नुयान समझ जाता है कि भेड़िया भूखा है, उसे वह खाना दे देता है जो खुद के लिए जमा किया था। ये पहली बार था कि अल्फा ने नुयान के हाथों से खाना खाया। अब ये दोनों दोस्त बन चुके हैं। उसके बाद अल्फा एक खरगोश का शिकार करता है जो ये दोनों मिलकर खाते हैं और रात को एक साथ सो जाते हैं। अगली सुबह अल्फा नुयान का मुंह चाट कर उसे जगाता है और जैसे ही वह उठता है तो अल्फा से कहता है, तुमसे कितनी बदबू आ रही है, और वह उसे जबरदस्ती दरिया में फेंक देता है। ये दोनों दरिया में नहाते हैं। यहाँ अल्फा खाने के लिए एक मछली भी पकड़ता है। उसके बाद नुयान वापस अपने सफर पर निकल पड़ता है। रात को वो दोनों आग जलाकर बैठे होते हैं। तब अल्फा कुछ महसूस करता है। हम देखते हैं कि वहाँ कुछ और भेड़िए आते हैं। अल्फा उनके पास जाता है। दरअसल यह अल्फा का परिवार है। नुयान समझ जाता है। वह उसे कहता है कि तुम्हें अपने परिवार के साथ जाना चाहिए और भेड़िया उनके साथ चला जाता है। अगली सुबह नुयान फिर अपने सफर पर निकल पड़ता है। अब ठंड बढ़ चुकी होती है, चारों तरफ बर्फ बरस रही होती है और नुयान उसी बर्फ में आगे बढ़ता है। तभी दूर से वह देखता है कि कुछ भेड़िए एक मरे हुए शिकार को खा रहे हैं, जिसमें अल्फा भी शामिल होता है। अल्फा को उसके साथी शिकार नहीं खाने देते हैं। नुयान उसे पहचान लेता है और दौड़कर अल्फा के पास जाने लगता है। तभी दौड़ते वक्त अचानक बर्फ टूट जाती है और नुयान उसमें गिर जाता है। दरअसल यह एक जमी हुई झील होती है। अल्फा को जब पता चलता है तो वह उसकी तरफ दौड़कर भागता है। वह उस बर्फ को कूदकर तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बर्फ की परत काफी मोटी होती है, इसलिए वह इतनी आसानी से नहीं टूट पाती। पानी के अंदर नुयान की सांसें फूलने लगी थीं। फिर वो जैसे तैसे करके अपना चाकू निकालकर बर्फ की परत को तोड़ लेता है और पानी से ऊपर निकल आता है। और अब एक बार फिर से ये दोनों मिल चुके हैं। नुयान ठंड से बचने के लिए जल्दी से आग जला देता है और अपने कपड़े उतार कर शरीर को गर्म करता है। फिर अगली सुबह अल्फा को साथ लिए नुयान अपना सफर जारी रखता है। थोड़ा सा आगे चलकर उसे एक आदमी दिखाई देता है, जिसे देखकर वह बहुत खुश होता है। लेकिन जब करीब जाकर देखता है तो पता चलता है कि यह आदमी ठंड से जमकर मर चुका होता है। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है। उसके बाद नुयान उस आदमी के टेंट के अंदर चला जाता है, लेकिन वहाँ उसे कुछ भी जरूरत का नहीं मिलता। जिसके बाद नुयान उस आदमी का तीर कमान ले लेता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी वह देखता है कि उनके पीछे लगड़बग्घे उनका शिकार करने के लिए आ रहे हैं। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लग जाते हैं और एक गुफा में घुस जाते हैं। वो लगड़बग्घों से तो बच जाते हैं, लेकिन अब वो उनसे भी खतरनाक जानवर के घर में घुस गए थे। दरअसल यह गुफा एक ब्लैक पैंथर की होती है। तभी ब्लैक पैंथर नुयान पर हमला कर देता है, लेकिन उससे पहले कि वो नुयान तक पहुंचे अल्फा उस पर हमला कर देता है। जब वो दोनों लड़ रहे होते हैं तो इस बीच नुयान अल्फा को कमजोर देखकर ब्लैक पैंथर को तीर मार देता है, जिससे वो मर जाता है। अल्फा बच तो गया था, लेकिन ब्लैक पैंथर से लड़ते लड़ते कई सारी चोटें आई थी। इसके बाद नुयान अल्फा के जख्मों पर मरहम लगाता है और उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है और उससे कभी न छोड़ने का वादा करता है। अगली सुबह एक बार फिर से वो दोनों अपने सफर को जारी रखते हैं। कई मील सफर करने के बाद आखिरकार नुयान को वो समाजी मिल जाती है जो उनके पूर्वजों ने बनाई थी। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और उसे पता चलता है कि वो अब तक सही रास्ते पर चल रहा था। अब वो अपने कबीले से ज्यादा दूर नहीं, जल्द ही वो अपने कबीले के पास पहुंच जाएगा। तो अब फिर से सफर जारी रखता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद अल्फा गिर जाता है। कमजोरी और जख्मों की वजह से वो अब चलने के काबिल नहीं था। नुयान बिना टाइम जाया किए अल्फा को अपनी गोद में उठाकर कबीले की तरफ बढ़ने लगता है। बर्फीला तूफान बहुत तेज था और कई हफ्तों से नुयान सफर कर रहा था, इसीलिए अब उसे आगे सफर करने में बहुत मुश्किल पड़ रही थी। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और आहिस्ता आहिस्ता कबीले की तरफ बढ़ता है। एक जगह पहुंचने के बाद उसे दूर से अपना कबीला दिखाई देने लगता है। इस दौरान उसके पिता को भी पता चल जाता है कि दूर से कोई आ रहा है। इतने दिनों बाद अपने घर को देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसके बाद जैसे तैसे करके वो अपने कबीले तक पहुंच जाता है और वहीं पर गिर जाता है। नुयान को देखकर उसके माता पिता दौड़ कर आते हैं। उसे देखकर उन दोनों को यकीन नहीं होता कि ये हमारा बेटा है। वो दोनों मान चुके थे कि हमारा बेटा मर चुका है, लेकिन अब उसे जिंदा देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर नुयान अपने पिता से कहता है कि अल्फा को बचा लीजिए। यह कहकर नुयान बेहोश हो जाता है। कुछ घंटे बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने घर में होता है। उसके माता पिता और कबीले के लोग चारों तरफ बैठे हुए होते हैं और अल्फा भी उसके पास में ही लेटा हुआ था। लेकिन यहाँ उन्हें पता चलता है कि अल्फा ने कुछ बच्चों को जन्म दिया है। ये देखकर नुयान चौंक जाता है। यानी अल्फा एक भेड़िया थी और प्रेग्नेंट होने के बावजूद अल्फा ने सफर पर नुयान का एक एक कदम पर साथ दिया। ये देखकर नुयान उसे अपने गले लगाता है और दिल ही दिल में उसका शुक्रिया अदा करता है। अब कहानी के एंड में हम देखते हैं कि कुछ हफ्ते बीतने के बाद अल्फा के बच्चे अब काफी बड़े हो चुके हैं। यह एक नए दौर की शुरुआत होती है। यहाँ इंसानों ने जानवरों से भी दोस्ती करना शुरू कर दी है। आखिर में ये दिखाया जाता है कि नुयान कई मुश्किलें झेलने के बाद आखिरकार घर पहुंच गया और अब अल्फा और उसके बच्चे भी उसके साथ थे। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। इस लड़के को पहाड़ की जमीन में एक पोटली मिली जिसके अंदर एक अनमोल प्राचीन आभूषण था, मगर लड़का उसे टूटा फूटा समझकर फेंकने ही वाला था कि उसकी जेब में रखा पत्थर अचानक नीले रंग में चमकने लगा और अगले ही पल आभूषण के बीच में समा गया। उसकी बहन को पता चला कि यह एक चमत्कारी दुर्लभ वस्तु है। लड़के ने यह आभूषण अपने गले में पहन लिया था, मगर कुछ ही पलों बाद उसने अनजाने में जादुई हार को सक्रिय कर दिया, जिससे दोनों भाई बहन गायब होकर 500 साल पीछे चले गए। दोनों भाई बहन हैरान थे। उन्होंने देखा कि गाँव वाले समुद्र तट पर काम कर
कर रहे हैं, कुछ मछली पकड़ रहे थे तो कुछ हड्डियां सुखा रहे थे। बिली को एहसास हुआ कि वे सदियों पीछे आ चुके हैं। जब दोनों सोच में डूबे थे तभी एक मोटा लड़का पीछे से आया, जिसके साथ दोनों भाई बहन एक कबीले में पहुंच गए जहां सरल और खुशहाल जीवन था। अजीब कपड़ों में भाई बहनों को देखकर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। वहीं एक लड़के ने जादुई आभूषण को पहचान लिया। वे सभी शाही वंश के थे और आभूषण सम्राट का प्रतीक था। बिली कुछ समझ पाता इससे पहले ही लोगों ने उसे नया सम्राट मान लिया। वहीं गांव का एक लड़का खुद को असली राजकुमार मानता था, पर आभूषण बिली के पास था। शाम को नए सम्राट के लिए भव्य दावत हुई। गांव का राजकुमार नाराज था। उसने बिली को धमकाकर आभूषण मांगा, पर बिली राजशाही सुख में मग्न था और उसने राजगद्दी छोड़ने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ उसकी बहन एलिस भी राजकुमारी का आनंद ले रही थी। उसे दुर्लभ कीड़े परोसे गए, जबकि एलिस साधारण भोजन चाहती थी। उसने कीड़े मोटू को दे दिए और उसे खुशी खुशी खाता देख एलिस को उल्टी हो गई। सोने का समय आ चुका था। तभी गांव की सबसे सुंदर लड़की आई, जिसे रानी बनाने के लिए चुना गया था। बिली को सब कुछ सपना जैसा लग रहा था, मगर गांव का राजकुमार लड़की के रानी बनने से क्रोधित था, क्योंकि वह उसे पसंद करता था। उसने प्रतिज्ञा ली कि वह राजगद्दी वापस लेगा। दूसरी तरफ एक क्रूर जादूगर भी आभूषण की खोज में था। जादूगर बहुत ही बेरहम और खूंखार था। वह लोगों को 1000 साल पुरानी ड्रैगन की गुफा में फेंक देता था। उसने गांव पर हमला कर सभी को बंधक बना लिया। चतुर बिली कुछ दोस्तों के साथ भागने में सफल रहा, मगर उसकी बहन अनजाने में जादूगर के हाथ लग गई। बिली के पास कोई विकल्प नहीं था। बहन को बचाने के लिए उसने जादुई आभूषण जादूगर की तरफ फेंक दिया और मौका पाकर वह बहन और दोस्तों के साथ झरने से कूद गया। जब वे जागे तो चारों तरफ गहरी घाटी थी, जहां ऊंची ऊंची चट्टानें थी। गांव वालों को बचाने के लिए वे जोखिम उठाकर पहाड़ पर चढ़ने लगे, मगर ऊपर पहुंचते ही उन्होंने एक अलग थलग झोपड़ी देखी। आसपास जंगली फल थे। भूखे बच्चे झोपड़ी के मालिक से खाना मांगने गए, लेकिन बूढ़ा मालिक बहुत गुस्सैल था। उसने बच्चों को बाहर जाने के लिए कह दिया। बूढ़ा एक मूर्तिकार था जो पहले राजा के लिए तोपें और हथियार बनाता था। जब बिली ने बताया कि वह भी राजवंशी है तो बूढ़ा उन्हें खाना देने और आत्मरक्षा करना सिखाने को राजी हुआ। उसने एलिस को अनानास से बम बनाना सिखाया, जो बहुत शक्तिशाली था। मोटू ने जहर बनाना सीख लिया। बिली ने जंगल में जीवित रहने के कौशल सीखे। अब जंगल उसका घर बन गया था। लेकिन गांव का राजकुमार केवल फल काटना ही सीख पाया, जिससे वह नाखुश था। कुछ दिनों बाद जादूगर के लोग बच्चों का ठिकाना ढूंढ लेते हैं। बिली ने सबको बचाने के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक रस्सी बांधकर एक पुल बनाया और सभी उस पर लटकते हुए चट्टान की दूसरी तरफ पहुंच गए। मगर आधे महीने तक छिपने के बाद भी जादूगर के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। निहत्थे बच्चे भागने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर 200 किलो के मोटू के नीचे गिरने से तीनों लड़के पकड़े जाते हैं। उन्हें सुअर के पिंजरे में डाल दिया गया और जादूगर के पास ले जाया जा रहा था। जादूगर के लोग ताकतवर जरूर थे, पर दिमाग से कमजोर थे। इसी का फायदा उठाकर एलिस और बूढ़े चाचा ने पटाखों से उनका ध्यान भटकाया और कैदियों को आजाद कर दिया। बूढ़ा चाचा एक छिपा हुआ योद्धा था। उसने 2 दुष्टों को मार गिराया। फिर जब वे ड्रैगन द्वीप पर जाने लगे तो दुष्टों ने धोखे से हमला कर बूढ़े को मार दिया था और बच्चे लकड़ी पकड़कर समुद्र में बह गए। दिन रात तैरने के बाद वे एक द्वीप पर पहुंचे, जहां उन्हें एक गहरी गुफा मिली। यह गुफा जादूगर की थी और अंदर लोग एक रस्म कर रहे थे। जादुई हार जादूगर की गर्दन में था। बिली गुफा के छेद से अंदर घुसा और जादूगर की गहरी नींद में अनमोल हार उसके गले से निकालने लगा, मगर उसी पल जादूगर अचानक जाग उठा। उसने बिली को पकड़कर जेल में डाल दिया था। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा। ये साइंटिस्ट रोज उस एलियन को टॉर्चर करता था, लेकिन उसे ये पता ही नहीं था कि उसकी क्लीनिंग लेडी चुपके से सब देख रही है। साइंटिस्ट के जाने के बाद एमा लैब में धीरे धीरे घुसती और एलियन को खाना देती। धरती पर एलियन जिस इंसान पर भरोसा करता था वो सिर्फ एमा थी। एक दिन साइंटिस्ट हद से ज्यादा चला गया। एलियन का पूरा बॉडी पहले ही जख्मों से भरा था। जब ये भी उसे काफी नहीं लगा तो उसने एलियन को किल करने का ऑर्डर दे दिया। ये सुनकर एमा कांप गई। उसने डिसाइड किया कि अब चाहे जो हो वो एलियन को वहां से निकाल लेगी। अगले दिन एमा सफाई करने का नाटक करते हुए लैब में घुसी, लेकिन एलियन को मिलिट्री बेस से बाहर निकालना आसान नहीं था। पहले उसने कैमरास ऊपर कर दिए और मौका मिलते ही एलियन की जंजीरें खोल दी। उसे गंदे कपड़ों के नीचे छिपाया और बाहर निकल गई। 2 साल से वो वहाँ काम कर रही थी, इसलिए बिना सवाल जवाब किए गेट से निकल भी गई। एलियन को सरवाइव करने के लिए पानी चाहिए था, इसलिए वो छुपकर एमा के बाथटब में रहने लगा। अगले दिन एमा हमेशा की तरह काम पर गई। वहाँ उसे पता चला कि आर्मी पूरे शहर के हर घर की तलाशी लेने वाली है। इधर एलियन का खतरनाक रूप सामने आने लगा। एमा की गैर मौजूदगी में उसने उसकी पालतू बिल्ली खा ली और उसके हस्बैंड को धक्का देकर भाग गया। एलियन के पंजे इतने तेज थे कि एक हल्के से धक्के से उसका हस्बैंड घायल हो गया। एमा लौटी तो तुरंत एलियन को ढूंढने निकल पड़ी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो बाहर रहा तो सबके लिए खतरा है। आखिरकार उसने उसे एक थिएटर में डरते सिमटते पाया। एलियन ने अपनी गलती पर पछतावा किया और एमा उसे घर वापस ले आई। कमाल ये हुआ कि उसके हस्बैंड का जख्मी हाथ पूरी तरह ठीक हो गया और एलियन ने उस बिल्ली को भी जिंदा कर दिया। ये देखकर एमा खुश हो गई। जब उसने एलियन के सिर पर हाथ रखा माफी के इशारे में, तो अगले ही दिन हस्बैंड के झड़ते हुए बाल फिर से उगाए और उसका बूढ़ा शरीर फिर से जवान लगने लगा। उन्हें लगा अब सब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन जल्द ही खबर मिली कि खुद कर्नल उनके घर की तलाशी लेने आने वाला है। अब आखिरी रास्ता यही था कि एलियन को हमेशा के लिए समंदर में छोड़ दिया जाए, जहाँ उसे खाना और पानी मिल सके। अंधेरे का फायदा उठाकर वो पुलिस से बचते हुए समंदर तक पहुंच गए। एमा के हस्बैंड ने तो एलियन से मजाक में कहा कि जरा मेरे सिर को भी टच कर दो ताकि कुछ और बाल आ जाए, लेकिन उसी पल कर्नल की गोली ने एमा के सीने को भेद दिया और एलियन को भी घायल कर दिया। कर्नल को लगा अब दोनों को सजा मिल जाएगी, लेकिन एलियन ने अपनी हीलिंग पावर्स का इस्तेमाल किया, उठ खड़ा हुआ और एक ही वार में कर्नल को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। हस्बैंड की इजाजत से एलियन ने एमा को उठाया और समंदर में कूद गया। अपनी पावर्स से उसने न सिर्फ एमा को जिंदगी वापस दी, बल्कि उसे अंडर वाटर सांस लेने की एबिलिटी